अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 एंड मैट्रिक। हम टॉपिक प्रेशर से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने प्रेशर थोड़ा समझा दिया था, वहीं से कंटिन्यू करूँगी। प्रेशर क्या होती है? कोई भी सरफेस है परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रही होती है। यानी अगर ये बुक की सरफेस है, हमारे नोट्स की सरफेस है, ये जो मॉलिक्यूल्स है फोर्स अप्लाई कर जो कि स्ट्रेट परपेंडिकुलर फोर्स है, वो हमारे परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट है इन ऐसे सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर, तो हमारा पास्कल 1 पास्कल का प्रेशर बनता है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सब लर्न करनी है और नीट एंड क्लीन कॉपी भी करनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर हम पे एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है कंटिन्यू, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर। इसका यूनिट भी एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm एट मरकरी लेवल, यानी मरकरी पे इसका लेवल बता दिया है। और इतना 1 एटमॉस्फेयर 10 × 10 के पावर 5 पास्कल पे। अब हमें ये पढ़ना है कि प्रेशर्स इन लिक्विड, जब हम लिक्विड्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो किस तरह से बिहेव करता है। मतलब लिक्विड सॉलिड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमने बता दिया स्ट्रेस होता है, उसका स्ट्रेन होता है, फिर हमने उसको यंग मॉडल्स कैलकुलेट करा। लेकिन जब हम लिक्विड्स पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ड्राइव P इज इक्वल टू एच रॉ जी। दिस इज़ नॉट द P, दिस इज़ द रॉ। रॉ इज़ द यूनिट फॉर द डेंसिटी। ये डेंसिटी के इक्वल होता है, थोड़ा सा टिल्ड होता है, थोड़ा सा टेढ़ा P कहलाता है। तो ये मैं साथ साथ रीड भी करूँ ताकि आपको कॉपी करने में आसान। कंसीडर अ लिक्विड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए प्लेस्ड इन अ लिक्विड। हमने एक सिलेंडर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन, उसकी क्रॉस सेक्शन या अंदर से उसका एरिया है ए के इक्वल, और उसकी हाइट है, उसकी जो सिलेंडर के अंदर डेप्थ है वो है एच। एक बड़ा सिलेंडर है, उसके अंदर हमने एक सिलेंडर को इन्वर्ट करके डाल दिया। उसका हमारे पास अंदर से हाइट है एच, अंदर की तरफ से जो हम सिलेंडर की हाइट है वो एच है, और जो उसका एरिया है वो ए है। द लिक्विड कंटेन द सिलेंडर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन दिस एरिया। अब जब हम इसको किसी भी सिलेंडर को लिक्विड से भरे हुए सिलेंडर में बड़े जार में डालेंगे तो ये जार जो हमारे इसमें से प्रेशर अप्लाई करेगा कुछ। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू ए एच। वॉल्यूम किसके इक्वल है? ए एच। अब वॉल्यूम किसके इक्वल है? ए क्या है? इसकी ब्रेथ, और ये क्या है? हाइट। हमने बचपन से पढ़ा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है? एच, ब्रेथ कितनी है? ए। तो वॉल्यूम हमारा बन गया ए एच। इफ़ रॉ इज़ द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, देखिए ये रॉ बना हुआ है, इफ़ रॉ इज़ द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड देन द मास ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर विल बी। हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी तो हमें पता है रॉ है, तो इसका मास क्या हो गया? ये मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ, तो यहाँ थोड़ा डायरेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे डेंसिटी से। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? हमने 9th में बहुत डीपली पढ़ा था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं ये। तो अब हमें यहाँ से मास जब कैलकुलेट करना होगा तो मास अपनी जगह पे रहेगा, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमारे पास डेंसिटी किसके बराबर है? रॉ के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर है? ए एच। तो हमारे पास मास किसके इक्वल हो गया? रॉ ए एच। मास किसके बराबर हो गया? रॉ ए एच। हम मास निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पर किसके इक्वल है? वेट के इक्वल। क्योंकि जब हमने जार में जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड के अंदर हमने सिलेंडर को इमर्स करके डुबोने की कोशिश की तो उसने कोई प्रेशर अप्लाई करा, तो हमारे पास वो प्रेशर किसकी, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो वो किसके इक्वल थी? वेट के। W इज इक्वल टू एम जी। हम बेसिकली मास इसलिए निकाल रहे थे कि हमें W इज इक्वल टू एम जी में मास चाहिए था। W इज इक्वल टू एम जी। मास हमने यहाँ कैलकुलेट किया रॉ ए एच, यहाँ लगा दिया रॉ ए एच, जी एज इट इज उतर गया। अब हमें बेसिकली करना क्या था? हमने हमारा टॉपिक था प्रेशर मालूम करना था हमें। प्रेशर को फ्रॉम द फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पर वेट के इक्वल है, तो हमें वेट के फॉर्मूले के लिए हमें मास चाहिए। W इज इक्वल टू एम जी से हमने यहाँ पे मास निकाला, तो फोर्स की जगह पर वेट आ जाएगा, यानी रॉ ए एच जी। ये चीज़ हमने यहाँ पुट कर दी, और एरिया इसका ए है, ए से ए कैंसिल हो गए। प्रेशर का P आएगा, P इज इक्वल टू रॉ जी एच। ये देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन कॉपी वर्क आपको क्या करना है, जो पहले मैंने भी पैराग्राफ रीड करा था, पहले आपको पैराग्राफ लिखना होगा, देन उसकी डायग्राम बनानी होगी, फिर
इसको देखें, सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रेशर्स ऑफ लिक्विड, ये हेडिंग डालनी होगी, लिखना होगा फिर ड्राइव P इज इक्वल टू H rho G, ये पैराग्राफ लिखना होगा। कंसीडर द सिलेंडर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, द लोअर area of the cylinder lies in the depth h from the upper surface of the liquid. The liquid contained in the cylinder exert pressure on this area. Volume of liquid in the cylinder is Ah. Next line से लिखा है ये rho is the density of the liquid, ये डायग्राम बनेगी। अच्छा, mass is equal to volume into density, ये तो इस तरह से लिख दीजिए। और या तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैंने आपको इस तरह से करवाया ताकि आप लोगों को डेंसिटी से ही करवा रही थी, तो इस हिस्से की जगह पे आप चाहें तो ये लिख लें, दिस इज़ द ट्रू बट दिस इज डायरेक्ट वर्जन। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहें तो ये लिख दें, वरना ये लिख सकते हैं यहाँ से लेकर एज इट इज़ यहाँ तक। वो थोड़ा डायरेक्ट हुआ हुआ है, वो यहाँ से शुरू है, तो आप लोग को ये समझ नहीं आएगा मास का ये फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आप इस तरह लिख लें कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास डेंसिटी इतना, वॉल्यूम डेंसिटी हमारे पास रॉ है, वॉल्यूम ये है, तो इस तरह से लिख लें। दिस इज़ द ईजी वर्जन, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके सिंप्लीफाई करके कर दिया है। उसके बाद आपको लास्ट में ये लाइन, अबव रिलेशन शोज़ दैट द प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ एंड द डेंसिटी, जो हमारा प्रेशर है वो डेप्थ और डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड्स पे ही पास्कल्स लॉ। व्हाट इज़ द पास्कल्स लॉ? लिक्विड ट्रांसमिट एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, यानी ये पास्कल्स लॉ कहता है कि हमारे पास अगर हम किसी लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली करेगा। इसको मैं यहाँ पे रोक के थोड़ा सा एक और चीज़ दिखा, पास्कल्स लॉ मैं बुक से समझा रही हूँ। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इट ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, पास्कल्स लॉ की हेडिंग डालेंगे और ये स्टेटमेंट लिखेंगे डायरेक्शन तक। फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने एक सर्कुलर वेसल दिया, हमारे पास ये वेसल है सर्कुलर, इसके 4 साइड ओपन है, इसमें हमने एक लिक्विड को फिल करके यहाँ 4 पिस्टन्स लगा दिए, पिस्टन्स लगाए हैं प्रेशर के लिए। हमने ये नोट करा कि जब हमने साइड ए से प्रेशर दिया, हमने साइड ए का पिस्टन प्रेस करके प्रेशर दिया, तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने सी की तरफ ज़्यादा बाहर आ गया और बी की तरफ का, उसने ऑल द डायरेक्शन ए बी सी डी तीनों डायरेक्शंस में इक्वली अपना प्रेशर एक्सर्ट करा। पास्कल्स लॉ कहता है कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे फ्रॉम द वन डायरेक्शन, तो वो लिक्विड जो है उसे साइड डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करेगा। अब पास्कल्स लॉ लिखना कैसे है, साथ साथ रिटन वर्किंग भी बताती जा रही हूँ। पास्कल्स लॉ की हेडिंग डालनी है, स्टेटमेंट की हेडिंग डालनी है और यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अंडरस्टूड? एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में डाल दूँ, इसमें बस पेंसिल लेंगे यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग यहाँ डालनी है आपने, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है, ये लिखना है और डायग्राम बनाना है। अच्छा, अब हमारे पास नॉर्मल हमारे रूटीन लाइफ में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें पास्कल्स लॉ कहाँ ऑपरेट हो रहा है? अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को और से देखें तो आपको बहुत हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, जब हम कार वॉश के लिए जाते हैं तो हमारी कार इस तरह से एक सरफेस पे रख दी जाती है और उस सरफेस वो यहाँ से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये सरफेस ये ऊपर हो जाता है सिलेंडर और हमारी कार ऊपर चली जाती है। ये बहुत हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सिस्टम कहलाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन के आगे जो ट्यूब लगी हुई होती है ना, नैरो ट्यूब, जो पतली ट्यूब होती है, फिल्ड होती है लिक्विड से। जब हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं, जो लिक्विड होता है ये प्रेशर, ये बड़े सिलेंडर को, ये नैरो ट्यूब है, ये नैरो ट्यूब में एक बिग सिलेंडर फिक्स हुआ होता है। जैसे ही यहाँ पर जाती है ये प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑल डायरेक्शन में, तो ये सिलेंडर ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम हमारा वर्क करता है। इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो कि हमारी गाड़ियों में द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ये भी पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है। ये ब्रेक्स जो हमारे ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में यूज़ होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच कंटेन द ऑयल। से नॉर्मली ब्रेक ऑयल हमारी गाड़ियों में होता है, वो ये परफॉर्म कर देता है। द एंड ऑफ अ ट्यूब इज़ फिटेड विद अ पिस्टन, इससे एक तरफ पिस्टन होता है, जब हम पिस्टन से फोर्स अप्लाई करते हैं फुट पैडल से, तो ये एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि ब्रेक ऑयल, ये हमारे पास 4 बारीक ट्यूब्स में होता है। हर पाइप जो होता है वो एक ट्यूब से एक टायर से कनेक्टेड होती है, 4 ट्यूब्स में जा रहा होता है। जैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता कि जब ये सिर्फ एक ही व्हील को रोक देगी,
इक्वली प्रेशर 4 ट्यूब्स में जाएगा और 4 के 4 व्हील्स हमारे स्टॉप हो जाएंगे फ्रिक्शंस की वजह से। यह हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कहलाता है। पास्कल्स लॉ हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और इस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम में यूज़ हो रहा है। इन तीनों का कॉपी वर्क कैसे होगा ये देख लीजिए। पास्कल्स लॉ मैंने आपको बताया है, बुक से करना है। फिर आप लिखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ये डायग्राम बननी है। डायग्राम यहाँ से समझना है तो बुक से देख लीजिएगा, और ये मैं पढ़ भी रही हूँ ताकि थोड़ा ब्लर है तो समझ आ जाए। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज़ यूज टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स एंड वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डलेगी। द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मास्टर सिलेंडर ज्वाइंड बाय ट्यूब्स to 4 smaller cylinders, one for each wheel of a car. They are called brake cylinder. All cylinders are provided with the oil-tight pistons. Working, a forward push on the brake pedal causes the force on the piston in the master cylinder, and a consequent pressure on the brake oil. This undiminished transmitted pressure. समझ में आ रहा है? इस तरह से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सही। अब हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसके बाद हम करेंगे, हेडिंग डालेंगे, इसको इग्नोर कर दें, हाइड्रोलिक लिफ्ट की। हाइड्रोलिक लिफ्ट की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। द हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक मिनट, समझ में आ रहा है? फोकस सही हो गया हमारा, आई होप। In hydraulic lift, a narrow cylinder A is connected with a wider cylinder B. ये हमारा narrow cylinder A है, ये B है। They are fitted with the airtight pistons. जो हमारा ये है pistons है। Cylinder are fitted with सब impressible fluid से इक्वल भरा हुआ होता है। इसकी वर्किंग है, pressure applied down to the piston A is transmitted on the each unit area of the piston of a cylinder B. The piston serve as a platform for a car for any heavier object to lift. इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है। हाइड्रोलिक प्रेस की डायग्राम है 10.2 पेज नंबर 160 पे आपकी बुक में मौजूद है। समझ आ रहा है? In hydraulic press, a narrow cylinder A is connected with a wider cylinder B, and they are fitted with the airtight pistons. The cylinder B is provided with a rigid roof over it. Cylinders are fitted with some impressible fluids. Pressure applied downwards on the piston A is transmitted on each unit area on the pistons of cylinder B. The piston B moves upward and compresses the material placed between piston B and the roof over it. ये हमारे पास 3 इम्प्लीमेंटेशंस हैं पास्कल्स की, पास्कल्स लॉ की। हमने अपनी 3 जगहों पे इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। 3 में हमने ये यूज़ करते हुए बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं मूव करूँगी, दैट इज़ द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की वर्किंग ऐसे ही कॉपी में भी करनी है, यहाँ तक थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन नहीं करनी है। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? When an insoluble solid is immersed, यानी डुबोया जाए लिक्विड में, an upthrust acts upon it equal to the weight of the liquid displaced by object। जब भी हम कोई चीज़ को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, जो पानी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसको जो बेसिकली जो लिक्विड पे हमारी जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जो एक प्रेशर जो होता है वो लिक्विड के अपथ्रस्ट यानी ऊपर वाला जो सरफेस होती है वो अप्लाई कर रही होती है। वो किसके इक्वल होती है? जो वो फोर्स अप्लाई कर रही होती है, जो प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, वो होती है उसके वेट के इक्वल। इसको स्टेटमेंट इस तरह, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, its weight reduces temporarily. This loss of weight is an object equal to the weight of the liquid displaced by a body. यानी जब हमने अक्सर नोट करा होगा, कुछ इसको हम जब पानी में डालते हैं तो कुछ देर के से हम भी अगर सी साइड पे जाते हैं और अगर एकदम से पानी ज़्यादा है तो थोड़ी देर के लिए हम वेटलेस होकर फ्लोट करने लग जाते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि वो जो इक्वल वेट हमारा वेटलेस क्यों टेम्परेरी हमारा वेट क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि वो जो लिक्विड है वो हमारी बॉडी जितना वेट डिस्प्लेस कर देता है। अब हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन करनी नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, ये 2 डायग्राम बनानी है, दैट्स ऑल फॉर द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ये बताने के लिए कि हम जो हमारी जो बॉडी पानी में जाने के बाद
जो फोर्स अप थ्रस्ट यानी पानी के ऊपर की सतह लगा रही होती है वो उसके वेट के इक्वल है, ये वो प्रूफ करने की। तो हमने प्रेशर ऑफ द लिक्विड पढ़ा था एच रॉ जी, और हमने फोर्स भी पढ़ी थी जो कि उसके मास के इक्वल थी। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था ये देखें, लास्ट मैंने पेज कन्वर्ट करके पेज पलट के दिखाया है। हमने पढ़ा था ना वेट इज़ इक्वल टू ए एच रॉ जी। वेट किसके इक्वल है? फोर्स के, जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है ए एच रॉ जी। ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड टॉप का कितना है? एच रॉ जी। प्रेशर इतना है, फोर्स इतनी है। अब जब नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप फेस, जब पानी के अपर सरफेस है ना टॉप फेस, फोर्स ऑफ लिक्विड कितना है? ए एच रॉ जी। और एटमॉस्फेयर की ऊपर से फोर्स आ रही होती है पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ये हमने इसको क्या कर देना कि बॉटम को अपर से माइनस कर देना। दो लेयर्स ऑफ वाटर पे हम वर्क करें, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। F2 माइनस F1, H2 कर दिया। F2 के दो फोर्सेज हैं कि हमारी एक पानी की अपर टॉप फेस है और एक पानी की डाउनवर्ड फेस है। उन दोनों फेसेस का हम डिफरेंस मालूम कर रहे हैं यहाँ पर अप थ्रस्ट के लिए। अप थ्रस्ट है उनका डिफरेंस F2 माइनस F1। F2 कितना हो गया? AH2 रॉ GH प्लस P। इस तरह से F1 जो है हमारी नेट टॉप फोर्स है और ये बॉटम फेस पे। दो फोर्सेस हैं हमारे पास, टॉप की ये, बॉटम की। हमने जब इनको माइनस कराया, क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कराया, तो हमारे पास क्या हो गया? ब्रैकेट ओपन किया, ये एज इट इज़ उतरा, यहाँ ब्रैकेट ओपन के साइन माइनस की हो गई। अब हमने इसमें से ए एच जी, ए रॉ जी कॉमन निकाल ली, H2 माइनस H1। ए रॉ जी कॉमन निकल गया, यानी ए रॉ जी कॉमन निकल गया, H2 माइनस H1 बचा। अप थ्रस्ट H2 माइनस H1 किसके बराबर है? H2 माइनस H1 एक डिफरेंस है। अगर हम इसकी डायग्राम को गौर से देखें तो H2 जो है और H1 एक डिफरेंस है जो कि किसके इक्वल है? H के। यानी जो हमने सिलेंडर में एक, जो हमने वो लिक्विड से भरा हुआ जार में जो हमने एक सिलेंडर को इमर्स करा है, तो जो इसका नीचे वाला एरिया तक डिस्टेंस है वो H2 है, जो अपर एरिया तक है वो H1 है। इनका डिफरेंस किसके इक्वल है? H के। तो H2 माइनस H1 को हमने H लगा दिया। अब A और H किसके इक्वल था? हमने अभी लास्ट टाइम जब डेरिवेशन की थी, A और H था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होती है? वॉल्यूम के। तो हो गया V। तो अब थ्रस्ट, अब V किसके इक्वल होता है? V इंटू एच किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी। और S किसके इक्वल होता है? V इंटू एच इज इक्वल टू मास। V और S मास के इक्वल होता है, तो उसको हम M ले आए, यानी हमारा ये भी बीच में से V रॉ। एक मिनट, इस क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं बताया था डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी मैस के इक्वल होती है। ये वही वॉल्यूम और डेंसिटी मैस के इक्वल हो गई, mg हो गया। थियोरेटिकल वेरिफिकेशन इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। आपने समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह की है। अगर आपने ड्राइव वाला जो क्वेश्चन था ना हमारे पास्कल्स द लिक्विड इन प्रेशर्स, अगर आप वो क्वेश्चन अच्छी तरह से डेरिवेशन कर चुके होंगे, ये वाली ना, अगर ये आपके डेरिवेशंस कर चुके होंगे तो सारे फार्मूलाज यही, इसके बाद अच्छी तरह से समझने के बाद अगर आप ये करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। क्योंकि V इंटू रॉ इज़ इक्वल टू M हमने वहीं से लिया, H इज़ इक्वल टू, ये सारे फार्मूलाज हमने वहीं से ही लिए। ये कहलाता है आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल तक समझने के बाद हम आते बियोंसी एंड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यानी हम अपनी कॉमन लाइफ में एक एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ्लोट कर जाती हैं और कुछ चीज़ें हमारी पानी में डूब जाती हैं। Buoyancy is the property of the liquid by virtue it exerts an upward force or upthrust on a body which is wholly or partially immersed in the liquid. This upward force is called buoyant force. यानी अगर हम पानी में कोई चीज़ डालने की कोशिश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो एक लिक्विड जो होता है वो फोर्स रिस्पॉन्स में जो फोर्स लगा रहा होता है वो कहलाती है buoyant फोर्स। तो लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होता है वो buoyant फोर्स कहलाती है। और ये किस हमारी बॉडी का फ्लोट करना या सिंक करना किस पे डिपेंड करता है? कंडीशंस पे। कंडीशंस फॉर फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज़, कौन सी बॉडी हमारी फ्लोट करती है? व्हेन वेट ऑफ अ बॉडी इज़ बैलेंस्ड बाय अप थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स द बॉडी फ्लोट्स। यानी अगर बॉडी की जो अप थ्रस्ट का जो फोर्स अप्लाई हो रही है और बॉडी का वेट एक दूसरे को बैलेंस कर जाए तो वो चीज़ फ्लोट कर जाती है। मेटालिक निडल सिंक इन द वाटर, अगर आपने पानी में सुई डालें वो फ़ौरन ही इमर्स हो जाएगी, डूब जाएगी अंदर तक। क्यों? अप थ्रस्ट ऑन आयरन निडल इज़ लेस देन द वेट सो इट्स सिंक। अप थ्रस्ट जो है वो उसका एरिया बहुत कम है तो वो बैलेंस नहीं कर पाता और वेट की वजह से नीचे चली जाती है। शिप फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और जितने बड़े बड़े शिप्स हैं, बोट्स हैं, वो कैसे फ्लोट कर देते हैं?
द अपथ्रस्ट ऑफ अ शेड इज़ मेड लार्जर, जो उसका एरिया होता है वो लार्जर होता है और वो अपने हिस्से का पानी जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, उसको वेट को, वाटर को डिस्प्लेस करके अपना वेट के इक्वल कर लेता है। प्रिंसिपल ऑफ डाइविंग एंड फ्लोटेशन ऑफ द सबमरीन, सबमरीन्स आर फिटेड विद द लार्ज होलो ब्लास्ट टैंक। सबमरीन्स में भी यही होता है कि वो पानी के अंदर कैसे कैसे वो सिंक नहीं होती, वो एक तरह से मूव कर रही होती हैं, कैसे तैर रही होती हैं, क्योंकि वो इनके एक जो हॉलो होता है, खाली टैंक होता है, जो कि पानी में डाइव करने के लिए सबमरीन को हॉलो टैंक्स की मदद मिलती है और वो वेट बढ़ जाता है। जब वो वेट बढ़ जाता है तो वो एक तरह से पानी के लिए ईजी उसके फ्लोट करना हो जाता है। फॉर रेजिंग सबमरीन, जब हमें सबमरीन को ऊपर लाना होता है तो एक तरह से एयर को कंप्रेस किया जाता है, वहाँ पे एयर को कम करके प्रेशर किया जाता है, जो कि पानी एक्सपेल होता है, पानी निकलता है उसमें से, सबमरीन में से पानी थोड़ा सा डिस्चार्ज करके उसका वेट को कम किया जाता है तो वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। उसके वरना वेट को उसके हैवी करके एक हॉलो टैंक से फिल करा हुआ होता है ताकि वो गैस से फिर जब उसका आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो वो ऊपर आ जाती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी थी। एक और प्रॉपर्टी, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिक्विड्स की है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। अच्छा, ये मैंने आपको करा दिया, लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैं आपको कराऊंगी। व्हाट इज़ द विस्कोसिटी? अच्छा हाँ, विस्कोसिटी से पहले हम पढ़ लेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ द लिक्विड्स फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन टेंडिंग टू डिक्रीज। अगर आप कभी गौर से बहुत पानी की लेयर को देखें, अगर हमारे पास एक जार में पानी है, जब हम उसको गौर से देखें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसे होता है। क्यों? ये जो होती है सरफेस टेंशन होती है, ये किस वजह से होती है? इसको हम करेंगे। जब हमारे पास एक वेसल्स है, इस ग्लास वेसल में हमने पानी भरा, जब हमने इसमें पानी भरा तो हमारे पास ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल बीच में लिया हमने इसको, और एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम इसको सिर्फ दो को स्टडी करें कि जब हम पानी को दूर से देखते हैं तो हमें पानी स्ट्रेट की जगह थोड़ा सा ऐसा नज़र क्यों आता है? क्योंकि जब हमने एक मॉलिक्यूल ए लिया तो इसके चारों तरफ इसके प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी हर तरह से ये एक प्रेशर अप्लाई कर फोर्स अप्लाई हो रही है। जब ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ऊपर की तरफ, इसलिए वो इक्वल हो, कट एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। इस तरफ अप्लाई हो रही है फोर्स जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल अपर सरफेस में मौजूद है, इसको नीचे से तो फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है कि ये फोर्स अप्लाई कर सके, इसीलिए जब हम वाटर को देखते हैं तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह थोड़ा सा डेप्थ में नज़र आता है। पानी हमेशा ऐसे नज़र आता है, कभी भी हमारे ग्लास में पानी ऐसे नज़र नहीं आएगा। तो हमने यही करा कि एक मॉलिक्यूल ए ले लिया जो कि बीच में मौजूद था, इस चारों तरफ से इस पे इक्वल प्रेशर अप्लाई हो रहा था, फोर्सेस अप्लाई हो रही थी जो एक दूसरे को कट कर रही थी, क्योंकि इक्वल फोर्सेस होती है ना मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स इनकी जीरो हो रही थी। इसमें नीचे की जानिब तो फोर्स इसको पुल हो रही है लेकिन ऊपर इसको कोई फोर्स नहीं मिल रही, तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेच नज़र आता है। एग्जाम्पल्स है कि अगर हमने जनरल स्टील निडल लिया, हमने उसको पानी में डाला तो वो सिंक हो गई क्योंकि डेंसिटी जो स्टील की वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर हमने निडल के ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा लिया, इसको ऑयल में डिप करने के बाद पानी में डाला, थोड़ी देर वो फ्लोट कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि उसकी डिप्रेशन ऑफ द वाटर, क्योंकि वो बॉडी को डिस्प्लेस, उसका वेट बढ़ गया है। इस तरह से एक मेटालिक रिंग को हमने जब डिप कर दिया सोल्यूशन में और इसको हमने थ्रेड इसमें अप्लाई किया तो जल्दी आराम से हो जाता है बनिस्बत उसके। अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, फ्लूइड फ्रिक्शन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम अपने नॉर्मल अल्फाज में कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं आपके पास 4-5 तरह के लिक्विड्स दे रहे हैं। एक ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल है, एक हमारे पास ब्रेक ऑयल है, एक अल्कोहल है, एक पानी है। इन पांचों लिक्विड को आपने ग्लास पे रख के ड्रॉप करना है, 1-2 सारे लिक्विड्स को। कुछ लिक्विड्स जल्दी फ्लो के इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, कुछ देर से। ये क्यों होता है कि लिक्विड्स की जो लेयर्स होती है ना, जब वो ड्रॉप हो रहा होता है, जब वो गिर रहा होता है, तो उनकी लेयर्स के दरमियान की जो विस्कोसिटी की वजह से, वो किस वजह से ये प्रॉब्लम, वो देर से गाढ़ा होने से, हनी है, मैंने कहा नंबर, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ये हनी है, ये कैस्टर ऑयल है, ये ब्रेक ऑयल। जब हमने इन सबको ड्रॉप करा इस पॉइंट से तो क्या हो गया, जो हमारे पास गाढ़ी चीज़ें थी उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी, वो देर से पॉइंट तक पहुंची, और ये हमारे पास चीज़ें जो जल्दी पहुंचने वाली, अल्कोहल सबसे लिक्विड है, अल्कोहल सबसे तेज़ पहुंचेगा। अल्कोहल है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर कैस्टर ऑयल है, यहाँ पर ग्लिसरीन है और यहाँ पर हनी है।
In our daily life, we observe the thin liquids like water, alcohol, spirit flow readily, whereas quick liquid like coal tar, castor oil, glycerin flow more slow under similar condition. These liquid of the second kind are said to be more viscous than the first kind, क्योंकि वो more viscous होते हैं फर्स्ट काइंड की बनिस्बत, क्योंकि इनकी जो लेयर्स होती हैं सॉलिड के सरफेस की, इसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से इनके लेयर्स को मूव करने में टाइम लगता है। तो अच्छा, अब हम ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। एक लेयर, हमारे पास जो लेयर्स के दरमियान एक लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, वो लेयर्स में करता है। जो इनके लेयर्स का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? वो डिस्टेंस को हमने कहा एक्स के इक्वल होता है। तो यानी जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, जो हमारी विस्कोसिटी की, जो विस्कोसिटी किस वजह से हो रही है? क्योंकि फ्रिक्शन है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? लेयर्स के दरमियान के डिस्टेंस पे, उनकी वेलोसिटी पे और एरिया पे। जो हमारी विस्कोसिटी डिपेंड करती है हमारी फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे। कि आप कितनी एरिया पे उसको लिक्विड को बहने का मौका दे रहे हैं। यानी अगर मैं छोटा सा एरिया पे अगर हम लिक्विड को ड्रेन करेंगे तो वो एरिया पे, और उसके मुकाबले में एक लिक्विड को मैं बड़े एरिया पे ड्रेन करने का मौका दे रही हूँ, ड्रिल करवा रही हूँ यहाँ पे इतने पे, तो उसका फ़र्क पता चले, इसका फ़र्क है ना। तो ये एरिया पे डिपेंड कर रही है। और लिक्विड्स के दरमियान का डिस्टेंस, कि मैंने कहा जब भी लिक्विड फ्लो करता है वो लेयर बाय लेयर करता है, तो जो लिक्विड की लेयर्स का डिस्टेंस एक्स है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और वेलोसिटी पे, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारा विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? F = A/x। यानी इसका डिस्टेंस ज़्यादा, हमारी उतनी हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। नीटा, ये कहलाता है नीटा। नीटा इज़ द कांस्टेंट फॉर द एवरी, हर लिक्विड की अपनी विस्कोसिटी होती है, ये कैलकुलेटेड होती है, इसको माइनस नीटा से जाहिर करते हैं। माइनस नीटा AV/x। समझ में आ गया? ये हमारे पास कुछ विस्कोसिटीज़ बताई गई हैं चीज़ों की, जैसे बेंजीन की इतनी है, अल्कोहल की, ग्लिसरीन की अब कितनी ज़्यादा विस्कोसिटी, इसीलिए ये पोर टाइम लेती। एयर के सबसे कम है, सबसे ज़्यादा एक्स जल्दी से। जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की उससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारी विस्कोसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो हम यूज़ करते हैं सेंटीपॉइस और पॉइस। सेंटीपॉइस = 1/100 सेंटीपॉइस। Viscous fluids have slow motion because the viscosity acts as the friction opposed to the motion. The viscosity of the liquids is usually much small as compared to the friction between two solids of the surface. सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादातर जो विस्कोसिटी की ये जो प्रॉपर्टी है ये मेन लिक्विड्स पे डिपेंड करती है। फॉर द लाइट मशीनरी लाइक स्विंग मशीन कंपैरेटिवली लेस विस्कस ऑयल में बी यूज एज अ लिक्विड। जिसके हल्की मशीन्स के लिए हम लेस विस्कस ऑयल, जबकि जो हमारी हैवी मशीनरीज जो कंपनी फैक्ट्रीज़ में रन करती है उसको हम ग्रीस करते हैं ताकि वो ज़्यादा विस्कस मटेरियल डालते हैं ताकि वो मशीन की फ्रिक्शन को कम कर दें। अच्छा, ये हमारा हो गया डेफिनेशन। विस्कोसिटी को लिखना कैसे है और सरफेस टेंशन को लिखना कैसे है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। विस्कोसिटी ऑफ द फोर्स दैट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन फ्लो। कंसीडर द लिक्विड विच फ्लो ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सपोज द लिक्विड कैन फ्लो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पैरेलल टू द फिक्स्ड सरफेस ऑन द लिक्विड। ये डायग्राम बनेगी ये, और ये लिखी जाएगी ये। सही समझ में आ गया? ये डेरिवेशन भी लिखी जाएगी, इस तरह से कॉपी वर्क होगा विस्कोसिटी का। एक मिनट, अब आप लोग देख लें यहाँ से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये विस्कोसिटी फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए ये होगा। अच्छा, ये आप लोगों को समझ लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी की डेफिनेशन 2 नंबर की आ रही है तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फ्लो तक, और फॉर्मूला लिख देना है बस। अगर आपके पास 4 नंबर का है तो आपको ये पूरी डेरिवेशन करनी है, डायग्राम बनानी है। लेकिन अगर 2 नंबर की चीज़ है तो आपको 1 2 3 4 लाइन्स लिखनी है और ये डेरिवेशन लिख देनी है। अच्छा, अब सरफेस टेंशन पे आ जाएं। ये यहाँ तक कंप्लीट आना, अब सरफेस टेंशन पे ये लिखना है। द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स गिव राइज टू अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू अ फिगर ए और बी। ये 2 तरह का दिखा रहे हैं इस तरह से। अच्छा, ये
सरफेस टेंशन का नेक्स्ट पेज है। इसी तरह से सरफेस टेंशन का भी आपने क्या करना है, अगर आपसे सरफेस टेंशन के बारे में डेफिनेशन आए तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, 2 से 3 लाइंस का उसका फॉर्मूला। अगर एक्सप्लेनेशन आए 4 से 5 नंबर का आए तो आपको उसको लॉन्ग देना है। डेफिनेशन के लिए इतनी बड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपको बहुत स्मार्ट बिहेव करना होता है कि इतनी बड़ा मैं लॉन्ग इसलिए लिखवाती हूँ कि अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो भी आपको अटैम्प्ट करना है और जब शॉर्ट में आए तो भी आए। अच्छा, दिस इज़ द रिटन वर्क ऑफ द चैप्टर नंबर 10। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लीजिए। यू कैन आस्क टू मिस सानिया, शी विल कन्वे द मैसेज टू मी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास। थैंक यू।